दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे सांप पालने का शौक था। सांपों की अलग अलग नस्ल को पहचान कर उससे एक नए नस्ल के सांप को बनाना ही उसका काम था। पर उस बेचारे को कभी ये पता ही नहीं चल पाया कि जिस लड़की से वो प्यार करता है, जिससे वो शादी करना चाहता है, असल में उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे एक खूंखार नागिन छुपी हुई है और वो अपने प्यार से नहीं बल्कि अपनी मौत से शादी कर रहा है। पति, पत्नी और 2 प्यारे मासूम बच्चे। इस छोटे से परिवार में सब कुछ था। न पैसों की कोई कमी थी और न ही किसी प्रकार के ऐशो आराम की। पर उसकी बीवी ने अपने एक पुराने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने ही खुशहाल परिवार की खुशियों को ही डस लिया। दोस्तों, एक बड़ी ही पुरानी कहावत है, आस्तीन का सांप। आज की ये कहानी इस कहावत पर एकदम सटीक बैठती है। पर कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये सच्ची घटना है अमेरिका के मिजोरी में स्थित फ्लोरेंस शहर की। इसी शहर में बेन रेनिक अपनी पत्नी लिनली और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। बेन का जन्म 4 अगस्त 1987 को हुआ था। बेन के पिता फ्रैंक रेनिक स्पेक्ट्रम नाम की एक कंपनी चलाते थे, जो कि जानवरों का चारा बनाने वाली कंपनी थी। बेन का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था सैम रेनिक। चूँकि बेन के पिता जानवरों का चारा बनाने वाली कंपनी चलाते थे, तो बेन का भी बचपन से ही एक खास किस्म के जानवर में लगाव हो गया था और वो था सांप। बेन ने 7 साल की उम्र से ही सांपों की अलग अलग प्रजातियों को पालना शुरू कर दिया था। बेन के पिता की कंपनी अच्छी चल रही थी, इसलिए बेन और उसके भाई सैम को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पर इस परिवार की खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक सकी और एक के बाद एक मुसीबतें आने लगी। पहले तो साल 2008 में बेन की माँ की कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई और फिर कुछ सालों बाद बेन के पिता पर कंपनी में फ्रॉड करने का आरोप लगने लगा और कोर्ट में फैसला आने से पहले साल 2012 में बेन के पिता ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पर मरने से पहले बेन के पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को अपने दोनों बच्चों में बांट दिया था। बड़े भाई सैम को ज्यादातर कैश मिले थे, तो वहीं बेन को उसके पिता ने कुछ पैसे और 70 एकड़ का एक फार्म दिया था। पिता के मरने के बाद बेन ने रेनिक रेप्टाइल नाम की एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की, जहां बेन नए नए प्रकार के सांपों को पालने लगा। क्योंकि बेन की इस काम में बचपन से ही दिलचस्पी थी, तो उसे सांपों के बारे में नॉलेज बहुत थी और इसी वजह से कुछ ही समय में उसकी कंपनी अच्छी खासी चलने लगी। और इसी दौरान साल 2014 में उसकी मुलाकात लिनली से हुई, जो कि एक स्पा पार्लर में मसाज थेरेपिस्ट का काम करती थी। असल में दोस्तों, लिनली ने ही पहले फेसबुक पर बेन को मैसेज किया था। बाद में फिर इनके बीच बातें होने लगी और कुछ समय के बाद बेन लिनली को अपने फार्म हाउस वाले घर ले आया और वहीं उसके साथ लिव इन में रहने लगा। लिनली की पहले शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन उसके पुराने रिलेशनशिप से उसे एक बेटा था जिसका नाम था मैथ्यू। बेन से पहले भी लिनली कई लड़कों के साथ लिव इन में रह चुकी थी, पर किसी भी लड़के के साथ उसकी ज़्यादा दिन नहीं बनी। पर जब वो बेन के साथ रहना शुरू की, तब मानो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी। बेन के रूप में उसे वो हस्बैंड मिल चुका था जिसकी उसे तलाश थी। बेन एकदम सीधा साधा लड़का था जो न दारू पीता था और न ही ज़्यादा लोगों के साथ उठता बैठता था। प्लस उसका अच्छा खासा बिजनेस था। और तो और बेन मैथ्यू को लिनली से ज़्यादा प्यार करता था। अब एक माँ को इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए था। लिनली ने भी बेन के काम में उसका साथ देने के लिए अपना स्पा वाला काम छोड़ दिया और दोनों मिलकर सांपों की देखरेख करने लगे। साल 2014 में लिनली एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और एक खूबसूरत बेटी को जन्म देती है। जब बेटी 2 साल की हो जाती है, तब बेन और लिनली शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कुछ दिन तक सब अच्छा चला, पर फिर लिनली बेन से स्पा सेंटर खोलने की जिद करने लगी और फिर इसी स्पा सेंटर से शुरू हुआ इस खुशहाल परिवार के पतन का सफर। असल में दोस्तों, जब लिनली मसाज थेरेपिस्ट का काम करती थी,
तब से ही उसकी ख्वाहिश थी कि जब उसके पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे तब वो अपना खुद का एक स्पा पार्लर खोलेगी। और शादी के बाद अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो रोज रोज बेन पर दबाव बनाने लगी। बेन पहले तो इस सब के खिलाफ था, पर लिली की जिद के आगे वो हार गया और फिर उसने पास के शहर में लिली के लिए एक स्पा सेंटर खुलवा दिया। लिली ने आज तक तो कभी कोई बिजनेस संभाला नहीं था, तो ये स्पा सेंटर भी उससे कहाँ चलने वाला था। हर महीने उसे प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हो रहा था और हर बार वो अपने लॉस को पूरा करने के लिए बेन से पैसे मांगती रहती और हर बार बेन उसे पैसे देता रहता। हालांकि बेन हमेशा लिली को समझाता रहता कि स्पा सेंटर बंद कर दो, पर लिली ने बेन की कभी नहीं सुनी। इसी सब के बीच 8 जून 2017 की शाम को जब लिली अपने बच्चों को लेकर बेन से मिलने उसके रेप्टाइल फार्म पर पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बेन पेट के बल फर्श पर पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी पूरी तरह से खून में लथपथ थी। लिली तुरंत ही बेन के बड़े भाई सैम को कॉल करके बताती है, जो उसी फार्म के पास ही रहता था, तो वो तुरंत वहां पहुंचता है। फिर उसके पहुंचने के बाद लिली पुलिस को कॉल करके इस घटना की सूचना देती है। पुलिस जब उस रेप्टाइल फार्म पर पहुंचती है तब वहां हजारों की संख्या में सांपों को देखकर पुलिस भी डर जाती है। कुछ सांप तो बहुत बड़े बड़े थे, तो पुलिस को पहले यही लगा कि शायद किसी सांप ने ही ये सब किया होगा, पर जब फॉरेंसिक की टीम वहां जांच पड़ताल करती है तब पता चलता है कि सांप के काटने से नहीं बल्कि किसी ने बड़ी ही बेरहमी से बेन को गोली मारी थी। बेन को करीब 8 गोलियां मारी गई थी और एक गोली तो बंदूक को उसके सिर पर सटा के मारी गई थी। यानी कि जिसने भी ये किया था वो नहीं चाहता था कि बेन किसी भी तरह से जिंदा बच जाए। पुलिस बेन के दोस्तों और फैमिली मेंबर से पूछताछ करती है, पर किसी पर भी पुलिस का शक नहीं गया। फिर पुलिस बेन के भाई सैम और बेन की बीवी लिली से पूछताछ करती है, तो यहाँ से भी उनको ऐसी कोई बात पता नहीं चलती कि जिससे पुलिस इन पर शक कर सके। पर बेन का कत्ल तो हुआ था और जब कत्ल हुआ है तो कातिल भी जरूर कोई न कोई होगा। बस पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था और इसी सुराग की तलाश में पुलिस बेन के भाई सैम और बेन की बीवी लिली का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाती है, क्योंकि यही 2 ऐसे शख्स थे जो बेन के सबसे करीब थे और उसकी लाश के पास भी सबसे पहले पहुंचे थे। साथ ही बेन के मरने से इनको ही फायदा हो सकता था। खैर, पॉलीग्राफ टेस्ट में बेन का भाई तो पूरी तरह पास हो गया, पर लिली पॉलीग्राफ टेस्ट में फेल हो गई थी। पॉलीग्राफ टेस्ट के मुताबिक लिली ने कुछ सवालों के जवाब सही दिए थे, पर कुछ जवाब में संदेह था और उनमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये था कि क्या तुमने बेन की हत्या की है। लिली की पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट के बाद से पुलिस लिली पर शक करना शुरू कर देती है, पर लिली के खिलाफ पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था जिससे पुलिस उसे अरेस्ट कर सके। धीरे धीरे 2.5 साल बीत गए। इस बीच पति के मरने के 6 महीने के अंदर ही लिली एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई और इस बार वो जिसके बच्चे की मां बनने वाली थी उसका नाम था ब्रैंडन ब्लैकवेल। प्रेग्नेंट होने के बाद लिली ने ब्रैंडन ब्लैकवेल से शादी कर ली। बेन के नाम पर 70 एकड़ का जो प्लॉट था जहां बेन का रेप्टाइल फार्म भी था, लिली ने उस जगह को भी बेच दिया, यहाँ तक कि उन सांपों को भी बेच दिया जिन्हें बेन ने पाला हुआ था, जिनमें से कुछ सांपों की कीमत लगभग $25,000 से लेकर $50,000 तक थी। यानी कि लिली ने बेन की सारी प्रॉपर्टी और उसका सारा बिजनेस बेचकर काफ़ी पैसे बना लिए थे। और जब कभी भी बेन का बड़ा भाई सैम लिली को समझाने की कोशिश करता तो लिली उससे झगड़ा करने लगती। खैर, ब्रैंडन ब्लैकवेल के साथ लिली की शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकी और करीब शादी के 1 साल बाद ही उसने उससे तलाक ले लिया। लिली का कहना था कि ब्रैंडन ब्लैकवेल उससे बात बात पर मारपीट करता है और उस पर हर वक्त शक करता है। तलाक के बाद लिली को 3 बच्चों की कस्टडी मिल गई, जिस पर ब्रैंडन ब्लैकवेल बहुत गुस्से में रहने लगा और इसी गुस्से में एक दिन ब्रैंडन लिली के घर में जबरदस्ती जा घुसा और अपने बच्चों से मिलने की जिद करने लगा। जब लिली ने उसके बच्चों से उसे मिलने नहीं दिया तब ब्रैंडन का गुस्सा और भड़क गया और इसी गुस्से में उसकी लिली से हाथापाई हो गई।
जिसकी वजह से ब्रैंडन को जेल जाना पड़ा। जिस वक्त ब्रैंडन जेल में था उसी वक्त एक नए पुलिस ऑफिसर को बेन के मर्डर का केस दिया जाता है। अब सारे पुलिस वालों को ये तो पता था कि बेन के मर्डर में लिनली का कोई ना कोई हाथ तो है, पर सबूत उसके खिलाफ नहीं मिल रहे थे। पर जब नए ऑफिसर को लिनली के नए पति और उसकी परेशानियों के बारे में पता चला तो उसने अंधेरे में एक तीर चलाया और उसका वो तीर काम कर गया। वो नया ऑफिसर ब्रैंडन से मिलने उसके जेल में पहुंचता है और उससे लिनली और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछताछ करता है। तब ब्रैंडन उसे सारी कहानी बताने लगता है। ब्रैंडन बताता है कि लिनली के साथ उसका चक्कर तब से ही चल रहा है जब बेन जिंदा था और दोनों उसी स्पा में मिलते थे जिसे बंद करने के लिए हमेशा बेन कहता रहता था। ब्रैंडन आगे बताता है कि बेन की मौत से पहले भी लिनली ने उसे कई बार मारने की कोशिश की थी, पर हर बार वो किसी न किसी तरह से बच जाता था और इन सब कामों में उसका साथ देती थी उसके स्पा सेंटर में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम है एशले सॉ। वो बताता है कि एशले लिनली और लिनली का एक एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम है माइकल हम्फ्री, इन तीनों ने मिलकर बेन को मारने का प्लान बनाया और बेन को गोली लिनली ने ही मारी थी। ब्रैंडन की बातें सुनकर उस पुलिस ऑफिसर को यकीन ही नहीं हुआ। वो फिर एशले सॉ के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर वो सच सच सारी कहानी बताएगी और सरकारी गवाह बनने के लिए रेडी होती है तो पुलिस उस पर कोई चार्ज नहीं लगाएगी। और जब पुलिस ने ये सब रिटर्न में एशले को दिया तब एशले पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है। एशले बताती है कि एक दिन लिनली स्पा सेंटर आने के बाद रोने लगती है और कहती है कि बेन उसे सेक्सुअली अब्यूज करता है और उसके साथ मारपीट करता है। जब एशले ने लिनली को तलाक के लिए बोला तो लिनली ने कहा कि बेन के पास पैसे हैं और अगर वो तलाक लेती है तो बच्चों की कस्टडी बेन को मिल जाएगी, इसलिए वो उससे तलाक नहीं ले सकती। और फिर दोनों नए नए तरीके सोचने लगते हैं बेन को मारने के लिए। एक बार एशले ने कुछ नशीली गोलियां लाकर लिनली को दी और लिनली ने वो सारी गोलियां बेन के प्रोटीन शेक में मिला दी, पर प्रोटीन शेक पीने के बाद बेन नहीं मरा, बल्कि बेन की तबीयत खराब हो गई कुछ दिनों के लिए। इस बीच लिनली स्पा सेंटर में कई लोगों के साथ संबंध बनाने लगी। बेन को लिनली की इन हरकतों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो बस स्पा इसलिए बंद करवाना चाहता था क्योंकि स्पा सेंटर लॉस में चल रही थी, पर अगर स्पा सेंटर बंद हो जाता तो लिनली की आज़ादी छिन जाती और उसे फिर से बेन के साथ रेप्टाइल फार्म पर ही काम करना पड़ता, जो कि वो नहीं चाहती थी। फिर एक दिन लिनली एशले से पूछती है कि क्या उसे कहीं से गन मिल सकती है। तब एशले ने उसे साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद लिनली एक दिन एशले को लेकर एक इंसान से मिलने जाती है जिसका नाम था माइकल हम्फ्री। माइकल लिनली का एक एक्स बॉयफ्रेंड था और बेन से मिलने से पहले लिनली माइकल के साथ लिव इन में रह चुकी थी। माइकल थोड़ा बदमाश किस्म का व्यक्ति था, जिसकी वजह से लिनली को ये पता था कि माइकल ही वो इंसान है जो लिनली को गन दिला सकता था। उस दिन के बाद से माइकल और लिनली अक्सर एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और इसी मुलाकात में माइकल ने लिनली को एक गन लाकर दे दी। इसके बाद 8 जून 2017 की दोपहर करीब 3 बजे लिनली माइकल को स्पा सेंटर पर मिलने के लिए बुलाती है। माइकल के आने के बाद लिनली और माइकल बेन से मिलने उसके फार्म पर जाते हैं। अब फार्म पर क्या हुआ वो तो एशले को नहीं पता था, पर फार्म से लौटने के बाद लिनली बहुत घबराई हुई थी। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, इसलिए एशले उसे नहलाने के लिए स्पा सेंटर के अंदर बने शावर एरिया में ले गई। एशले की इतनी गवाही बहुत थी उन दोनों का अरेस्ट करने के लिए। लिनली और माइकल को अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तब माइकल का कहना था कि लिनली को वो गन माइकल ने इसलिए दी थी ताकि अगर कभी बेन उससे जबरदस्ती करे या फिर मारपीट करे तो वो अपना बचाव कर सके। पर कत्ल वाले दिन लिनली ने ही माइकल को मिलने के लिए बुलाया था और जब तक माइकल बेन के फार्म तक नहीं पहुंचा था तब तक तो उसे पता भी नहीं था कि लिनली उसे कहां लेकर जा रही है। फार्म पर जब वो दोनों पहुंचे उस समय बेन फार्म के बाहर कूड़ा फेंकने जा रहा था। लिनली ने वो कूड़े की थैली ले ली और बेन से कहा कि ये मेरा एक पुराना दोस्त है,
उसे सांपों में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसे अपने सांपों का कलेक्शन दिखा दो। इसके बाद बेन और माइकल फार्म के अंदर आ गए और लिली बाहर कूड़ा फेंकने चली गई। जब माइकल को बेन सांप दिखा रहा था, तभी पीछे से लिली आई और बेन के सिर पर बंदूक रखकर उसे गोली मार दी। एक एक कर लिली ने बेन को करीब 8 गोली मारी। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर लिली के स्पा सेंटर आते हैं और लिली को स्पा सेंटर में छोड़कर माइकल गन लेकर अपने घर आ जाता है। माइकल की गवाही के बाद पुलिस को वो गन भी माइकल के घर से मिल जाती है, जिससे बेन का कत्ल हुआ था। इसके बाद पुलिस माइकल और लिली दोनों को कोर्ट में पेश करती है, जहां पूरी सुनवाई के बाद जूरी का फैसला मानते हुए जज ने माइकल को मैक्सिमम उम्र कैद की सजा सुनाई और लिली को मिनिमम 16 साल कैद की सजा। हालांकि जज चाहते थे कि लिली को भी मैक्सिमम उम्र कैद की सजा हो, पर मिजोरी जिस जगह की ये घटना है, वहां जूरी जो फैसला करती है, जज वही सजा सुना सकते हैं। जूरी द्वारा दी गई सजा को जज चाह कर भी बढ़ा नहीं सकते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप ऐसी क्राइम थ्रिलर स्टोरीज को सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।